हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम एमपी गवर्नमेंट ऑल एग्जाम की मैथ्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें बेसिक और कुछ इंट्रो सवाल भी कराए हैं मैंने। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज मैं पार्ट 4 बताने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपको मध्य प्रदेश की भर्तियों में देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। एक ईंट की विमाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर, इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, एक ईंट है। तो ईंट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो घनाभाकार होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ ईंट एक बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैंने बना दी एक ईंट। ठीक है, ईंट जो होती है घनाभाकार होती है, मतलब लेंथ होती है उसमें, है ना, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। अब लेंथ मान लीजिए 9 दी है, ब्रेथ कितनी दी है 4.5, और हाइट कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। इसमें से बोल रहा है कि इससे बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन बताना है। तो इस केस में आपको घन की भुजा पता होना चाहिए, है ना, तभी तुम बता सकते हैं कि कितना बड़ा हम उससे घन निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपके हिसाब से लॉजिक क्या लगना चाहिए, सबसे बड़ी वाली जो साइड है उसको अगर ले लो तो वही घन की क्या बन जाएगी, भुजा बन जाएगी। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। अगर आपने सबसे बड़ी साइड ले ली 9 सेंटीमीटर, तो आप जब 9 सेंटीमीटर यहाँ तो ले लोगे इस डायरेक्शन में, लेकिन जब इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 4.5। ठीक है, जो कि 9 से कम हो जाएगी। और घन की तीनों भुजाएं क्या होती है, मतलब तीनों तरफ से घन क्या होता है, बराबर होता है। तो 9 लोगे तो 9 तो आ जाएगी, लेकिन यहाँ से लोगे तो ये 4.5 हो जाएगी, और हाइट लोगे तो वो और कम हो जाएगी 4। तो आपको कौन सी वैल्यू लेना चाहिए, इसके लिए लॉजिक काम करता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो सबसे छोटा मान होता है, उस वैल्यू को हम कंसीडर करके चलते हैं। सबसे छोटी जो है 4 सेंटीमीटर, अगर इस शेप में काटोगे तो लेंथ भी आपको देखो 9 है तो 4 तो मिल ही जाएगी, और ब्रेथ कितनी है 4.5, तो भी 4 मिल जाएगी, और हाइट 4 तो है ही। मतलब इससे अगर आपको एक घन काटना है इस तरह से, तो मिनिमम उसकी साइड क्या होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इससे 4 सेंटीमीटर सबसे छोटी वाली जो साइड है वो वैल्यू हम लेके चलेंगे कि घन की भुजा क्या होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वही लेते हैं। तो हमें घन की भुजा मिल गई। अब हमें क्या बताना है, इस घनाकार टुकड़े का आयतन बताना है। तो घनाकार टुकड़े का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है, v इज इक्वल टू भुजा का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, मतलब 4 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर में है तो क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला। एक हौज की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, फिर से सेम वही है, घनाकार एक हौज है ना। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि घन का आयतन क्या होता है। देखिए, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, सॉरी घन बोल रहा हूँ, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, यही होता है। तो घनाभ का अगर ये आयतन निकालेंगे, चूंकि जो टंकी है, हौज है, वो क्या है, घनाभाकार। ठीक है, मतलब ये जो हौज है, सॉरी ये तो घनाकार है, जो हौज होता है वो घनाभाकार होता है। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है। तो हमें क्या दी है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है। तो लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 8, हाइट हमें दी नहीं है इसकी। ठीक, हाइट मतलब पानी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब क्या करते हैं, ये जो घनाभ है, इस घनाभ का जो आयतन है, मतलब इसके अंदर इतनी जगह है। ठीक है, घनाभ के अंदर या हौज के अंदर क्या है, इतनी जगह है। ठीक, अब इसमें आप क्या कर रहे हो, इतने मीटर के 2-2 मीटर के क्या डाल रहे हो, पत्थर। ठीक है, चलो मैं अच्छा इसको डायग्राम से ही बता देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, हमारे पास एक हौज है, ये ऐसा हौज हो गया हमारे पास। ठीक, लेंथ कितनी दी हुई है 10, ब्रेथ कितनी दी हुई है 8, ब्रेथ ये है, और ये जो है इसकी हाइट। अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, कुछ पानी भरा हुआ है इसमें। आपने क्या किया, आपने छोटे छोटे 2-2 मीटर के क्या डाल दिए इसमें, घन, या आपने क्या किया, घनाकार पत्थर डाल दिए इसमें ऐसे। जब पत्थर डालोगे तो घन
क्या करेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितनी उसमें जगह होगी, उतना ही जगह वो पानी में जाके क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, क्या करोगे, 2-2 मीटर के जब आप घन डालोगे उसमें, तो जिसमें जो पानी भरा है वो पानी को हटा के घन अपनी जगह वहां बना लेगा। ठीक, तो जब जगह बनाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो वो कितना ऊपर उठेगा वो हाइट हमको बताना है। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए देखिए हमें पता तो होना चाहिए कि अंदर कितनी जगह है, तो हमने घनाभ का आयतन निकाल लिया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, घनाकार पत्थर डाल रहे हो, तो घन का भी कोई ना कोई आयतन होगा, तो उसका आयतन क्या होता है, घन का भुजा का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब। ठीक, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि घन उतनी ही जगह लेगा जितना यहाँ पर पानी होगा। ठीक है, तो पानी क्या होगा, पानी मतलब इसका आयतन, इसमें कितनी जगह है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, हाइट की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया 8, 8 से 8 कट गया, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, ये क्या है, मीटर में, तो h बराबर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो h बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर तक वो पानी जो है ऊपर उठेगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल। 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। जब भी आप ध्यान रखिए, एक शेप से, आप जब कोई एक शेप ले रहे हो, चाहे वो घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे बेलन हो, चाहे गोला हो, कोई भी हो, एक शेप से जब दूसरे शेप में कोई चीज कन्वर्ट होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, एक शेप से, एक डिजाइन से, एक 3D ज्योमेट्री से जब कोई दूसरी 3D ज्योमेट्री बनाई जाती है, तो हम उसका बेस क्या मानते हैं, किस बेस पे वो चेंज हो रही है। वो आधार क्या होता है चेंज होने का, चेंज होने का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या होता है, हमेशा आप याद रखिए, वो होता है वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है, आयतन। मतलब एक 3D ज्योमेट्री को जब दूसरी 3D ज्योमेट्री में आप चेंज करोगे, इसका मतलब आपको दोनों ज्योमेट्री के क्या आपस में इक्वल मिलेंगे, वॉल्यूम इक्वल मिलेंगे। इसका वॉल्यूम अगर V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, V1 इक्वल टू V2। आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे। एक ज्योमेट्री से आपको बोला जाता है इस शेप से इस शेप में जा रहे हैं, इसकी सारी वैल्यू आपको दे दी गई, इसकी 2 वैल्यू दे दी गई और एक पूछ दिया, तो आप दोनों के क्या कर दीजिए, वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, पूरे चैप्टर में काम आएगा ये। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इसमें क्या बोला, 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है, घन का शेप है। घन से आप कहाँ जा रहे हो, अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे जा रहे हो, मतलब घनाभ पे जा रहे हो। तो घन का आयतन क्या होना चाहिए, घन का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होना चाहिए, घनाभ के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो घन का वॉल्यूम मतलब 6 का क्यूब, घनाभ का वॉल्यूम मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। हाइट की वैल्यू चाहिए आपको, ये कितना जाएगा, 216, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये आ गई हाइट। इसे काट देंगे 10, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 10 से ये दशमलव लगा दोगे, h बराबर जाएगा 10.8। ठीक है, ये काय में दिया है, मीटर में, तो ये आ जाएगी वैल्यू मीटर में। क्लियर है, आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। ठीक है, पहली लाइन में लिखा है कि घनाभ का जो वॉल्यूम है, घनाभ का वॉल्यूम, ये क्या है, ये घन के वॉल्यूम का क्या है, 2 टाइम्स। इतना हमने समझ गए। यदि घनाभ की विमाएं 9, 8 और 6 सेंटीमीटर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ घनाभ का वॉल्यूम बराबर दिया, घन का वॉल्यूम क्या है, दुगना है इससे, है ना, मतलब घन का आयतन जो भी होगा उसका दुगना कर दोगे तो क्या जाएगा, घनाभ का आयतन। अब हमें क्या निकालना है, हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो घन की क्या पता होना चाहिए, साइड पता होगी, तब तो आप निकाल पाओगे। साइड की वैल्यू आप इस स्टेटमेंट से निकाल सकते हो। घनाभ का वॉल्यूम निकाल सकते हो आप, क्योंकि घनाभ के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, a का क्यूब, और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, अब 2 से 1 कट जाएगा, कितनी बार, 2 3 6,
है ना। ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 9 या 27 और गुणित हो जाएगा 8 विच इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा क्यूब रूट 27 गुणित 8। अब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो ए बराबर आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब सिंपल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया घन का क्या होता है 6a²। यहाँ रख देना 6 × 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 216 सेंटीमीटर में है, तो ये स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है। तो ऐसे हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया शेप 1 से शेप 2 में अगर जाओगे तो आपको क्या इक्वल करना है, वॉल्यूम इक्वल करना है। ठीक है, तो हम यहां गोले से क्या कर रहे हैं, सॉरी बेलन से हम कहा जा रहे हैं, बेलन से हम क्या बना रहे हैं, एक गोला बना रहे हैं। मतलब सिलेंडर से हम क्या बना रहे हैं, स्फीयर बना रहे हैं। ठीक है, तो बेस क्या होगा इसका, वॉल्यूम इक्वल होंगे। ठीक, तो हम वॉल्यूम इक्वल कर देंगे तो हमें गोले की क्या मिल जाएगी, त्रिज्या। तो कैसे इक्वल करोगे, देखो एक बेलन है, तो बेलन की रेडियस आपको दी है 3.5, आर इक्वल टू 3.5, हाइट कितनी दी है 40। तो बेलन का आयतन बराबर क्या कर दो, बेलन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर। बस इसको इक्वल करना है। बेलन का आयतन होता है πr²h, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, इसको ले लो r³, कैपिटल आर ले लो। दोनों आर सेम नहीं लेना क्योंकि वो अलग हैं, अगर ले लोगे तो कैंसिल हो जाएगा वो, है ना। तो पाई से पाई कट गया, r² मतलब 3.5 का स्क्वायर इंटू h मतलब 40 बराबर क्या जाएगा 4/3 और इंटू r³। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा 10 बार, 3 को यहाँ ले आए, 30 गुणित 3.5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा r³। अब r बराबर आपको निकालना है तो यहाँ से आप इसको लगा लेना, ये क्यूब रूट हो जाएगा 30 गुणित 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये r की वैल्यू है, सेंटीमीटर में आएगी। इसको आप सॉल्व कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताना कि गोले की रेडियस कितनी आ रही। ठीक है, देखिए मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। और एग्जाम में जो कैलकुलेशन वाले जो सवाल आएंगे वो बहुत आसान होंगे। ठीक है, मतलब इस तरह का बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, जो इजीली क्यूब रूट निकल रहा होगा उस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और एग्जाम में आपको टेंशन नहीं लेना है, वहां पर बहुत अच्छी वैल्यूज आती हैं जो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाने के लिए बोलती हैं, बाकी कैलकुलेशन वो बहुत आसान होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले के परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब 14 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, सबसे पहले ये गोला बना लिए, ये बन गया गोला। ठीक है, व्यास दिया है, मतलब क्या दिया है हमारे पास, व्यास का मतलब क्या था, त्रिज्या का दुगना, मतलब ये हो गया हमारा, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये हमारा व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे, गोले के परिगत बेलन, परिगत समझते हो, परिगत मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ हम इसका एक बेलन बनाते हैं, ये बाहर की तरफ ऐसा, बाहर मतलब गोले के बाहर बना है परिगत, उसको स्पर्श करता हुआ इस तरह से बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरीके से इसको बनाया गया। ठीक, तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक आप वैल्यू लोगे तो क्या जाएगी, ये सेम रेडियस के बराबर आ जाएगी, है ना। कितनी आ जाएगी, सेम रेडियस के बराबर, मतलब 7 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट लोगे अगर इस बेलन की तो हाइट कितनी आ जाएगी, ये इसके व्यास के बराबर हो जाएगी, 7 + 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। बस हाइट मिल गई, रेडियस मिल गई, बेलन का आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। ये बहुत आसान है सॉल्व करना, 22/7, r² मतलब 7 × 7 और इंटू हाइट है 14, साथ ही साथ कट गया। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ रहा है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है, कैलकुलेशन आप खुद करना ताकि एग्जाम में आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आंसर आ सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसी गोले के आयतन और उसके परिगत बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए।
सेम वही सवाल है लगभग। किसी गोले का आयतन, अभी मैंने गोला बनाया था, का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, इसका स्फेयर का वॉल्यूम है ना, और अपॉन में क्या लेना है, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो अपॉन में सिलेंडर का वॉल्यूम लोगे, कैसा सिलेंडर है, इसके परिगत बना हुआ है बाहर की तरफ, जैसे अभी मैंने बनाया था, है ना। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3, पाई से पाई तो कट गया, आर स्क्वायर से एक आर भी कट जाएगा, तो 4/3, ऊपर बचेगा आर और नीचे बचेगा एच। अभी आपने देखा एच की वैल्यू क्या होती है, देखो एच की वैल्यू क्या हो रही, देखो रेडियस का डबल, ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, तो एच बराबर क्या आ रहा है 2 इंटू रेडियस, 7 दूनी 14 आ रहा था। वैसे यहाँ पर एच की वैल्यू अगर हम रखेंगे जो कि परिगत है, तो कितना हो जाएगा, ये सीधा रेडियस का क्या हो जाएगा डबल, तो इंटू में यहाँ आर है, आर से आर कट गया, 2 से इसको भी काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। मतलब स्फेयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन और सिलेंडर का आयतन में जो अनुपात है वो कितना जाएगा 2:3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक गोला, एक बेलन की त्रिज्याएं और संपूर्ण पृष्ठ समान है। मतलब एक गोला दिया है, उसकी जो रेडियस है और बेलन की जो रेडियस है वो दोनों इक्वल है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या है, इक्वल है। हमसे पूछा है गोले की व्यास और बेलन की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये स्टेटमेंट देखिए, एक गोला और एक बेलन, इसकी रेडियस और संपूर्ण पृष्ठ बराबर। ठीक है, तो गोले की रेडियस क्या है, गोले की रेडियस, त्रिज्या क्या है आर। ठीक है, इसकी रेडियस हो गई है, ठीक, रेडियस आर हो गई। अब बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की जो रेडियस है वो भी क्या है, वो भी आर है, और ऊंचाई अगर हम ले लें, ऊंचाई कितनी हो गई इसकी एच। ठीक है, वो क्या बोले, दोनों के संपूर्ण पृष्ठ समान है। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का टोटल सरफेस एरिया इक्वल है किसके, बेलन के टोटल सरफेस एरिया के इक्वल। तो गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बेलन का क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। अब मैं ये कहाँ से लिख रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1 जो मैंने इंट्रो वीडियो डाला है वो देख लेते हो तो आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, वहाँ मैंने बिल्कुल फॉर्मूले ही बताए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, तो वो पार्ट आप देख लो जाके। ये देखिए हमने इक्वल कर दिया इसको। ठीक है, अब इससे अब कुछ वैल्यू निकल सकती है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2 से कट जाएगा 2 बार, पाई से पाई भी कट गया, एक आर से एक आर कट गया, मतलब यहाँ बचा 2r, और यहाँ क्या बचा r प्लस एच। आर को यहाँ लाओगे 2r माइनस आर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा h, r बराबर h है, ये हमें पता चल गया। तो क्या बोल रहा है, गोले के व्यास और बेलन की ऊंचाई का अनुपात। तो गोले का व्यास कितना होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल, मतलब व्यास बोल रहे हैं, व्यास और गोले की ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई है हाइट h। ठीक है, तो गोले का व्यास क्या होता है 2 इंटू आर, और हाइट की वैल्यू हमने क्या निकाली r के बराबर, तो ये आ जाएगा r, ये r से r कट गया, नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या बचेगा 1, तो 2:1। तो गोले के व्यास और बेलन की ऊंचाई में कितना अनुपात होगा, 2:1 का अनुपात। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन नंबर 9। धातु से बने ठोस शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है व त्रिज्या 20 सेंटीमीटर को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। इस तरह का सवाल हमेशा आपको देखने मिलेगा। ठीक, एक ज्योमेट्री को दूसरे ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ, ये जो आप देख रहे हो, जो भी ज्योमेट्री आपको दी है, स्फीयर हो चाहे सिलेंडर हो, वो नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसका बेस क्या है, उसका भी बेस क्या है, वॉल्यूम ही है। क्या है बेस, वॉल्यूम। कैसे वॉल्यूम, एक धातु है जो कि कैसी शंक्वाकार है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बना रहे हो आप, इससे इससे क्या बना रहे हो, गोलियां बना रहे हो। ठीक है, गोलियां मतलब स्फीयर बना रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाना चाहिए, ये स्फीयर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री में जा रहे हैं, मतलब कौन से क्या बना रहे हैं हम, स्फीयर, तो दोनों के क्या बराबर करना पड़ेगा, वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कितनी गोलियां बनेंगी, तो ये क्या है, एक गोली का आयतन है, तो हमें तो पता नहीं कितनी बनेंगी, तो हम क्या कर लेते हैं, इनटू में n कर लेते हैं।
कि इसका जो आयतन है इसको पिघला करके हमने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया, छोटी सी गोली बना दी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी गोली बनेंगी, तो हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ स्फीयर क्या आएंगी, n आएंगी। ठीक है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करें, इसका भी बेस क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है। ठीक है, इस तरह का सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से समझ लो। देखो शंकु की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 20, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई, यहाँ ले लो आर क्यूब, और इनटू में है n। ठीक है, सारी वैल्यूज रख दीजिए, कितना जाएगा, 1/3 गुणित पाई इंटू आर, मतलब त्रिज्या दी है 20, तो 20 गुणित 20, 20 का स्क्वायर हो गया। हाइट कितनी दी है 10, ये हो गया 4/3 पाई। इसकी त्रिज्या कितनी दी है, देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है ना, व्यास का आधा होती है त्रिज्या, का आधा करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का क्यूब और गुणित n। n हमें फाइंड करना है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, 4 से इसको काट देंगे, 4 पंचे 20। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, आएगा 8 इंटू n। अब 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, और 2 से फिर ये कट जाएगा 5, मतलब 5 का 3 बार मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा, 125। सो नंबर ऑफ, ये जो छोटी छोटी गोलियां बनेंगी स्फेयर की, वो कितनी बनेंगी, 125। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, ये नंबर दिखा रहा है कि गोलाकार जो गोलियां बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 125। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। अगला सवाल देखते हैं, एक अर्धगोला और एक शंकु के आयतन में 1:1 का अनुपात है। ठीक है, तो पहले इतना हम अगर स्टेटमेंट पढ़ें, एक अर्धगोला और एक शंकु का आयतन, तो अर्धगोले की रेडियस अगर स्मॉल r है, ठीक है, और चलो आगे भी देख लेते हैं, अच्छा अभी रुक जाओ। यदि शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तो अर्धगोला और शंकु के व्यासों का अनुपात होगा। मतलब हमें क्या बोल दिया, यदि शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, ठीक है, मतलब जो शंकु की हाइट है वो रेडियस का क्या है, डबल है ना, व्यास के बराबर, मतलब रेडियस का डबल व्यास होता है, मतलब हाइट जो है वो व्यास के बराबर, ये हमें बता दिया गया। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, और ये हो जाता है h। ठीक है, इतना ही होगा। इन दोनों का अनुपात क्या दिया है, 1:1। ठीक है, तो यहां से आप 3 से 3 ये काट दोगे, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से 1r बचेगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 2r, बराबर हो जाएगा 1/1। तो h बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2r मिल जाएगा। ठीक, ये तो हम इसी से फाइंड कर लिए, ये बताने की जरूरत भी नहीं थी इसको। अब वो बोल क्या रहा है, अर्धगोला और शंकु के व्यास का अनुपात बताइए। अर्धगोले के और शंकु के व्यासों का अनुपात, तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा 2r, और शंकु का व्यास क्या हो जाएगा, शंकु का व्यास भी क्या हो जाएगा, अगर हम लें h बराबर 2r है, तो शंकु अगर आप बनाओगे तो उसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी, r, और उसका भी व्यास लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1:1। ठीक है, तो इनके जो व्यासों का अनुपात होगा वो भी क्या होगा, 1:1 के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। तो ये थी हमारी इसी सीरीज की चौथी क्लास, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं। अगली क्लास में थोड़े से और अच्छे और थोड़े से और एडवांस लेवल के सवाल हम देखेंगे, और एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।